वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर है। रियाद एयरपोर्ट पर उनका वालहाना इस्तकबाल हुआ। रियाल आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। आपको बता दें कि रियाद में आज पीएम मोदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वहीं दोनों मुल्कों के बीच कई मुआहदों पर दस्तखत भी हो सकते हैं। मीटिंग में तेल, गैस, तवानाई समेत कई शोबों में मुआहदे की उम्मीद है। दूसरी तरफ पीएम मोदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। नाजरीन, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा दौरे पर है वो सऊदी अरब के। साथ ही साथ जब वो रियाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका काफी वालहाना इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पर और रियाल आर्मी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आपको बता दें कि रियाद में पीएम मोदी जो है आज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। दोनों मुल्कों के बीच कई मुआहदों पर दस्तखत होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीटिंग में तेल, गैस, तवानाई साथ ही साथ कई शोबों में मुआहदे की उम्मीद की जा रही है। वहीं पीएम मोदी जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से रियाद पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वालहाना इस्तकबाल हुआ। 2 रोज़ा दौरे पर है सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। रियाल आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। शानदार इस्तकबाल हुआ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रियाद एयरपोर्ट पहुंचने पर। माना जा रहा है कि कई मुआहदों पर जो है दस्तखत हो सकते हैं सऊदी अरब और हिंदुस्तान के बीच में। मीटिंग करने वाले हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जिसमें तेल, गैस, तवानाई और कई और शोबों पर मुआहदे हो सकते हैं। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। Prime Minister Narendra Modi is the keynote speaker today at the Future Investment Initiative, which is a summit that is organized by Saudi Arabia. This is the 3rd edition, and this is largely tied up with Vision 2030 of Saudi Arabia, which looks at diversification in Saudi Arabia, moving away or rather diversifying from being largely an oil exporting country. And under that ambit, we will be seeing Saudi Arabia signing a strategic partnership council agreement with 8 countries including India. Now these 8 countries include China, US, UK, Japan, and India will also be signing that agreement today. Now this agreement largely looks at a strategic partnership council that will be held at the topmost level. At the Prime Ministerial level at India, it will be headed by Prime Minister Narendra Modi and the Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia. And so what does this Strategic Partnership Council really do? It will look at areas of engagement between India and Saudi Arabia, and it will go beyond the traditional area of cooperation, that is energy. India has already appreciated Saudi Arabia for being a reliable partner as far as India's energy needs are concerned. तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 25वां दिन है। आपको बता दें कि हड़ताल को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कल खम्मम में खातून कंडक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। आज हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने मुश्तरका जिला खम्मम के तमाम डिपोज पर धरना दिया। ऑपोजिशन जमातों के लीडर्स भी एहतजाज में शामिल हैं। हड़ताली मुलाजमीन और लेफ्ट पार्टी लीडरों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। प्राइवेट ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन उलझ पड़े। इस दौरान पुलिस और हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन के दरमियान बहस हुई। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। నిరంకుశ వైఖరి వల్ల ఇప్పటికీ 19 మంది ఆర్టీసీ కార్మిక కుటుంబాల్లో చనిపోవడం జరిగింది। 3 ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు। దాని నిరసనగా సమ్మె సాగుతూ ఉంది। ఇవాళకైనా ప్రభుత్వం సమస్య పరిష్కారం ముందు రావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ప్రభుత్వం ముందుకు రాకపోతే ఖచ్చితంగా ఇది సకల జనుల సమ్మెగా మారుతూ ఉంది। రేపు హైదరాబాద్లో సకల జనుల సమరభేరి లక్షలాది మందితో జరగబోతా ఉంది।
ప్రభుత్వం కనుక సమస్య పరిష్కారానికి పూనుకోకపోతే రేపు 30వ తారీఖు తర్వాత ఈ సమస్యని సకల జనుల సమ్మెగా సకల జనుల పోరాటంగా మారుతాం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం మనందరం కలిసి పోరాడినాం. నీతో సహా కండక్టర్లు, ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా సకల జనులందరూ కూడా పోరాడినరు. ఆ పోరాడినటువంటి వాళ్ళందరూ ఏదైతే ఆశలతోటి ఏదైతే ఆశయాలతోటి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాడినరో ఆ ఆశయాల్ని సాధించడం కోసమే వాళ్ళు సమ్మె చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికైనా ఈ ఆత్మహత్యల పరంపరను నిలిపివేసేటువంటి పద్ధతుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించాలని చెప్పి ఈ విధంగా వాళ్ళ మనోవేదనను అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మేము ఖమ్మం డిపో దగ్గర ఇవాళ అమ్మాయి ఆత్మహత్యకి నిరసనగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అనేది జరిగింది. हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे 25वां दिन है आज आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का। ऐसे में आज जो है पुलिस और एहतजाजों के बीच जो है तसादुम भी देखने को मिला। इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए मुनस्सा, दिल बर्दाश्त आरटीसी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके खुदकशियों का और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल होने का जो है वो सिलसिला जारी है। बहुत ही दिल बर्दाश्त है आरटीसी एम्प्लॉइज। 25 दिन हो चुके हैं। गुज़िश्ता जो महीने की सैलरी है वो भी उन्हें नहीं मिली। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं उनके मुताबिक। खासतौर पर जो कोर्ट में ये सिलसिलावार जो सुनवाइयों का भी सिलसिला जारी है और उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं हुआ। कल जो कोर्ट की सुनवाई कल जो शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। कल हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा था कि वो जो 47 करोड़ रुपए जो बकाया हैं पीएफ और दूसरे जो बकायाजात हैं वो जारी करें, लेकिन हुकूमत ने माजरत का इजहार किया है और कहा है कि उनके अकाउंट में बहुत ही कम तकरीबन 8 करोड़ रुपए ही हैं। तो हुकूमत ने कोर्ट ने कहा कि हुकूमत वाज़ेह करे कि क्या वो 47 करोड़ रुपए जो वाजिबुल अदा हैं क्या वो नहीं दे सकती, और 24 घंटे के अंदर कहा है कि वो जो है अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो आज सुनवाइयों का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि शायद आज कुछ वाज़ेह जो है काम जारी होंगे हाईकोर्ट की जानिब से। अनीस, सुनवाई जारी है, उम्मीद की जा रही है कि कोई सोल्यूशन इस पूरे मामले का निकल आए, लेकिन जिस तरह से हुकूमत भी बता रही है कि जो मांगे कर रहे हैं मुलाजमीन उतना बजट भी नहीं है हुकूमत के पास, तो एक जो है मिडिल ग्राउंड निकलना चाहिए। लेकिन मुलाजमीन जो है वो पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं कि इस मामले पर बात हो सकती है। उनका क्या कहना है? क्या वो आगे आकर इस पूरे मामले को लेकर कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं या अभी भी उन्हीं बातों पर अड़े हुए हैं? देखिए, मुलाजमीन की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो आरटीसी है रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है रियासत, उसको हुकूमत में जम किया जाए और उन्हें सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दिया जाए। लेकिन हुकूमत ने ये कहा है कि ऐसा बिल्कुल जो है वो मुमकिन नहीं है। कोर्ट को भी बताया गया कि किस तरह जो है किस वजूहात की बिना पर ये जो मुतालबा है सबसे बड़ा मुतालबा उनका वो क्यों नहीं माना जाएगा। इस सिलसिले में कोर्ट ने भी कहा है कि वो इस जो सबसे बड़ा मुतालबा है उससे दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। कोर्ट ने मुलाजिमीन से कहा है। तो तकरीबन ये जो पहला मुतालबा है अब वो आरटीसी एम्प्लॉइज मानने को तैयार है, लेकिन जो दूसरे जो डिमांड्स हैं उनके वो उस सिलसिले में अभी भी जो है हुकूमत यानी आरटीसी इंतजामिया और जो मुलाजिमीन हैं उनके दरमियान रफाकशी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल अनीस, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। पीएमसी मामले को लेकर के अकाउंट होल्डर्स ने आरबीआई के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी बैनर और प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। उनका कहना है कि आरबीआई की मर्जी नहीं चलेगी, उनको उनके पैसे वापस देने होंगे। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पीएमसी बैंक के खाता धारकों को पैसा तो दूर आश्वासन तक अभी सरकार या आरबीआई से नहीं मिला कि उनका पैसा सुरक्षित और मिल जाएगा। इसलिए लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरबीआई का जो दफ्तर है बीकेसी में, उसके सामने खड़े होकर यहाँ पर देखिए महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पैसे अटके हुए हैं और वो अपने मेहनत के पैसे को मांग कर रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। आप बताइए, दिवाली चली गई काली, अभी दशहरा चला गया काला, कोई आश्वासन अभी तक मिला है? अब हमारा बस ये जीवन जाने के कगार पे है।
अगर मोदी जी ने, अगर इस गरीबों की सरकार ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारी नहीं सुनते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? हमारा पैसा हम अपने हार्ड एंड मनी कहाँ पे सेव करेंगे? बैंकों में हमारा पैसा सेफ नहीं है। दिवाली दशहरा तो भूल ही जाओ यार, फिलहाल तो जरूरत की चीजें हैं, पैसा तो चाहिए लोगों को यार। कोई मेडिकली इल है, कोई कुछ है, कोई प्रॉब्लम में है यार, कोई देखने वाला ही नहीं है कोई आदमी यार। आई मीन अपनी कंट्री है कि क्या मजाक लगा के रखा है यार। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूँ कि ये अब्रॉड मालूम पड़ना चाहिए लोगों को यार कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में यार। हमको तो भैया बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग आरबीआई से यही बोलते हैं कि हमारा पैसा वही बाप से दो। मोदी सरकार को हमने सबने पब्लिक ने बुलाया, पर हमारी सुननी चाहिए ना। हम लोग 1 महीना हो, 1-1.5 महीना होने वाला, हम लोग रोड पे है, उनको दिखता है सब कुछ। इधर मुंबई में भी आए थे, थोड़ा हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। हम लोग रोड पे कैसे फिर रहे हैं, हम रोड पे आ गए हैं। जिसको हम लोग ने वोट देके खड़ा किया, वो भी एक वोट हम लोग के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। यहाँ वहाँ जाके सबको तसल्ली दे रहे हैं, दिवाली की बधाइयाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं रास्ते में से, ये सब तुम लोग दिखा रहे हैं। पर मोदी जी आज हम लोग के बारे में एक वोट, पीएमसी के बारे में एक दिलासा तक हम लोग को नहीं दे पाए। हमारे नुमाइंदे प्रशांत बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स काफी परेशान है, ऐसे में आज आरबीआई के सामने एहतजाज हुआ, इस वक्त कैसे हालात हैं और क्या कुछ कहना है इन एहतजाजियों का? बिल्कुल, देखिए एक डेलीगेशन है जो 5 लोगों का बनाया गया है पीएमसी खाता धारकों का। जी प्रशांत, वो जो है आरबीआई के अंदर गए हैं और वहाँ पर बैठक उनकी चल रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी उनके अकाउंट है या उनके जो पैसे हैं खाते में वो उन्हें पूरा दिया जाए, और ना ही तो उन्हें अकाउंट कैरी ऑन करना है और ना ही वहाँ पैसे रखना है। तो उसके बीच का जो रास्ता है आखिर क्या हो सकता है, इस पर जो है तय करने के लिए 5 लोगों का जो टीम बनी है, डेलीगेशन जिसे नाम दिया गया, वो अंदर जाकर बात कर रही है। साफ तौर पर मैं बताऊं, किरीट सोमैया जिन्होंने इस पूरे स्कैम को बाहर लाया था, वो खुद वहां पर आरबीआई में मौजूद हैं। बहरहाल देखना होगा कि ये बैठक कितनी सक्सेसफुल होती है, क्या जो मांगे लेकर अकाउंट होल्डर यहाँ पर पहुंचे हैं आरबीआई में, क्या वो मांगे पूरी होती हैं या फिर इसमें बीच का कोई रास्ता निकाला जाता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शुरुआती दौर में ये तय किया गया था कि एचडीआईएल का जो ऑफिस है बांद्रा में, वहाँ पर मोर्चा खोला जाएगा और उसके बाद जो पूरा मार्च जो है आरबीआई ऑफिस लाया जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस की परमिशन नहीं मिलने के चलते वहाँ पर नहीं गए लोग, वो सीधा आरबीआई पहुंचे और यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनके जो सदस्य जो इनके नेतृत्व के लिए अंदर गए हैं, बैठक जहाँ जारी है, तो देखना होगा कि उस बैठक में क्या कुछ तय होता है और आने के बाद क्या कुछ फैसला होता है। प्रशांत, आरबीआई की तरफ से कोई बयान आया कि वो किस तरह से इस पूरे मामले का हल करेंगे, क्या कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे लोगों की परेशानियां एटलीस्ट कुछ हद तक कम हो सके? देखिए, अगर इसके 2 पहलू हैं, दोनों पहलुओं में की मैं बात करूं तो जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से लोग परेशान हैं, उन्हें पैसे अकाउंट से निकाल नहीं पा रहे हैं। कई लोगों की हार्ट अटैक से मौतें भी हुई इस मामले को लेकर देखा जाए। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि जब आरबीआई ने अकाउंट सारे सील किए थे उस वक्त सिर्फ एक प्रेस नोट जारी किया था, उसके बाद से आज तक आरबीआई ने कुछ नहीं इस पर बयान दिया, ना ही कोई स्टेटमेंट जारी किया है। सिर्फ ये है कि जो अमाउंट निकालने की सीमा जो थी वो 1000 से 10,000 की गई, उसकी प्रेस नोट इशू किया गया था। 10,000 से 40,000 जो किया गया 6 महीने के अंदर आप निकाल सकते हैं, उसके एक प्रेस नोट इशू किया गया। इसके अलावा आरबीआई ने मसला हल कैसे करना है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या, या फिर उसके लिए कोई कोशिश आरबीआई की तरफ से कुछ नहीं देखा गया। ये जो खाता धारक हैं इन्होंने खुद तय किया है कि आरबीआई खुद तय करे कि आखिर हमारी उसमें गलती क्या है। जो गुनहगार है उन पर कार्रवाई की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, आरबीआई उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। लेकिन उन खाता धारकों का क्या है कि जो अपने अकाउंट में अपने मेहनत के पैसे रखे हुए हैं। तो ये तमाम मुद्दे, तमाम चीजें जिसे लेकर आज उनकी डेलीगेशन आरबीआई के पास पहुंची है। बहरहाल अब देखना होगा कि इनके मीटिंग के बाद, इनकी बैठक के बाद आरबीआई कुछ कहती है या कोई स्टेप उठाती है, अल्टरनेटिव ऑप्शन देखती है, या फिर ऐसे ही मामला चलता रहेगा। और ऐसा ही चलता रहा तो खाता धारक आगे जाकर कौन सा स्टेप उठाते हैं। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई से जराये के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस का सियासी खींचतान पर बयान सामने आया है। 2.5 साल वजीर आला के ओहदे के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है। शिवसेना की जानिब से कोई तजवीज पेश नहीं की गई है। दोनों पार्टियां मिल बैठकर बात करेंगे।
शिवसेना से ऑफिशियल और अनऑफिशियल बात हो रही है। अमित शाह कल की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। आपको बता दें, सराय के हवाले से ये बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ढाई साल वज़ीर-ए-आला के ओहदे के हवाले से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। शिवसेना की जानिब से कोई तजवीज पेश नहीं की गई है। उन्होंने कहा दोनों पार्टियां मिल बैठकर बात करेंगे। शिवसेना से ऑफिशियल और अनऑफिशियल बात हो रही है, फडणवीस का कहना है। उन्होंने कहा कि अमित शाह कल की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। नाज़रीन, काफी अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिवसेना दावे कर रही है कि ढाई साल वज़ीर-ए-आला को लेकर के बात हुई है, लेकिन फडणवीस का कहना है कि ढाई साल वज़ीर-ए-आला के ओहदे के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की जानिब से कोई तजवीज पेश नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा दोनों पार्टियां मिल बैठकर बात करेंगी। फडणवीस ने कहा कहना है कि शिवसेना से ऑफिशियल और अनऑफिशियल बात हो रही है। साथ ही उनका कहना है कि अमित शाह कल की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से शिवसेना दावे कर रही थी कि तजवीज़ पहले से पेश की गई है, 2.5 साल का जो फॉर्मूला उन्होंने बताया था उसको लेकर के, लेकिन फडणवीस ने तमाम तर ये दावे जो है रद्द कर दिए कि इस तरह की कोई तजवीज़ जो है पेश नहीं हुई है। देखिए, निश्चित रूप से ये एक चौंका देने वाला जो है बयान है, क्योंकि पत्रकारों को जो है आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुलाया था और ऑफ द कैमरा जो है, ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने सारी बातें जो है बयां की है पत्रकारों के सामने। उनका साफ तौर पर कहना है कि ढाई साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी प्रकार की बातचीत जो है मेरे या उद्धव के बीच या फिर अमित शाह जी या उद्धव ठाकरे के बीच बिल्कुल नहीं हुई थी। ये बात बिल्कुल गलत है। और उन्होंने दूसरा ये भी कहा कि रहा सवाल कि उप मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस तरह का भी कोई प्रस्ताव जो है वो शिवसेना की तरफ से जो है हमारे पास नहीं आया हुआ है। बीजेपी शिवसेना की ही सरकार बनेगी, लेकिन उसका निर्णय जो है वो जल्द हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद की जिस मांग पे सारी चीजें अड़ी हुई हैं, ऐसी कोई भी चर्चा जो है उद्धव ठाकरे से हमारी या अमित शाह की बिल्कुल नहीं हुई थी। कल विधायक दल की बैठक है बीजेपी की, जिसमें विधायक दल का नेता जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुना जाएगा और उसके बाद जो है सारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और दूसरा सवाल उनसे ये भी किया गया कि संजय राउत ने जिस तरह से अल्टीमेटम जो है आज सुबह एक बयान जारी करके कहा है, उससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि संजय राउत की बातों को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, संजय राउत की बातों पे हम ज्यादा एतबार नहीं करते हैं। जो फैसला होगा वो अमित शाह, उद्धव ठाकरे और हम लेंगे, बाकी कोई भी नेता इस बारे में नहीं बोला। लेकिन जिस तरह से बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी सीएम पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जो तनातनी चालू है, उसमें साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। आदित्य को डिप्टी सीएम बनाना है या नहीं बनाना है, इस पर जो है अभी तक जो है कोई प्रस्ताव जो है शिवसेना की तरफ से बिल्कुल नहीं आया हुआ है। कल की जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें सारी चीजें जो है साफ हो जाएंगी और अमित शाह की जो है लगातार उद्धव ठाकरे से जो है ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों ही तरह से चर्चा जो है इस पूरे मामले को लेकर शुरू है। अमित, जिस तरह से शिवसेना तो लगातार यही कह रही है कि उन्होंने तजवीज़ दी है, उसी पर वो अड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है शिवसेना से इत्तेहाद तोड़ना भी नहीं चाहती है। लेकिन इस तरह के बयान से अब आगे जो ये इत्तेहाद कायम हुआ था, जिसमें इतनी ज़्यादा खींचतान अब हो रही है, इसका आगे और क्या नतीजा सामने आ सकता है? क्या ये इत्तेहाद अब टूट जाएगा, शिवसेना एनसीपी के पास या कुछ और फॉर्मूला अपना सकती है? देखिए, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को, बड़े नेताओं को जो है इस मसले पर बोलने से मना किया गया है। जिस तरह से सुबह संजय राउत ने बयान दिया और जिस तरह से अभी देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है ऑफ द रिकॉर्ड, उससे साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही पार्टियां मानने को तैयार नहीं है और दोनों के बीच की जो कड़वाहट है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई। जिस तरह से सीएम पद पे जो शिवसेना अड़ी हुई है, साफ तौर पर उनके नेता ये कह रहे हैं कि हमें लिखित रूप में आश्वासन चाहिए और अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो हमारे पास और भी विकल्प है। आज तो संजय राउत ने भी कह दिया कि और भी विकल्प है। और भी विकल्प का मतलब ये होता है कि अगर शिवसेना बीजेपी के बीच सरकार नहीं बनती है तो शायद वो एनसीपी और कांग्रेस का रुख कर सकती है। लेकिन एनसीपी जो इन सबके बीच में किंग मेकर की भूमिका शरद पवार निभा रहे हैं, उनका साफ तौर पर पहले ही कहना था कि हम विपक्ष में बैठेंगे और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जो है पूरा मैंडेट दिया हुआ है।
तो जिस तरह से पूरी रणनीति जो है गरमाई हुई है और जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच कलह है और देखने को मिल सकती है। लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है और विधायक दल का नेता जो है कि देवेंद्र फडणवीस को चुना जाना लगभग तय है और उनके चुने जाने के बाद, उनके नाम के अनाउंस होने के बाद आगे की जो क्या प्रतिक्रिया होती है बीजेपी की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई भी बातचीत सीएम पद को लेकर नहीं हुई थी। अब सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इस सच झूठ की लड़ाई में जो है पूरे महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गर्मा चुकी है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन का वफ्द श्रीनगर सख्त सिक्योरिटी के बीच पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ये वफ्द जो है जम्मू कश्मीर में हालात का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि ये वफ्द जो है कई लोगों से और वफूद से मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि किन किन लोगों से इस वफ्द की मुलाकात होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरे से पहले ये वफ्द जो है कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अजीत डोभाल से मुलाकात भी कर चुका है। सुरक्षा इंतजामों के तहत यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इस टाइम श्रीनगर पहुंच चुका है। हम यहां पे इस टाइम राजबाग में हैं। तो प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोग्राम उनका यही है कि दोपहर का खाना जो है वो इनका आर्मी हेडक्वार्टर्स में यहाँ कंटोनमेंट एरिया में होगा। उसके बाद वापस ये फिर ताज होटल जाएंगे और ताज होटल में फिर स्टे करेंगे ये। और जहाँ तक खबरें आ रही हैं उसके बाद ये गवर्नर से मुलाकात होंगे और जो बाकी सारे डेलीगेशंस हैं उनसे भी मिलेंगे, जिसमें काफ़ी सारे डेलीगेशंस ऐसे हैं जो पंच सरपंचों के हैं या जो डेलीगेशंस बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनसे वाबस्ता हैं, उन डेलीगेशन से भी ये मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा खबरें भी आ रही हैं कि कुछ सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़ के जो ग्रुप हैं वो भी इनसे मिल सकते हैं। तो अभी ये जो कारवां है गाड़ियों का ये सीधे ताज होटल की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ये जो डेलीगेशन है ये रुकेगा। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ताहम पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों को कश्मीर में हालात मामूल पर लौटने से तकलीफ हो रही है। वो अमन की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम मिलिटेंटों ने सोपोर के एक मसरूफ बाजार में ग्रेनेड हमला किया था। इस सिलसिले में मंजर आम पर आई सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाजार में उस वक्त किस तरह गहमा गहमी थी जब ये ग्रेनेड हमला किया गया। हमले में कम से कम 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि इस हमले के सिलसिले में चंद मुश्तबा अफराद की पहचान की गई है। मतलब वो तो 3 सेकंड का टाइम है। एक बार अभी यहाँ से